नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू चौधरी इकोनॉमिक्स। आई होप आवाज़ क्लियर आ रही हो। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2025 का जो पेपर हुआ है 29 जून 2025 को, यानी आज अभी। तो रुझान आज से आ रहे हैं। पेपर थोड़ा मैथमेटिकल था, थोड़ा टफ था। अभी एग्जैक्ट जो क्वेश्चन मिले हैं स्टूडेंट्स की तरफ से उनको हम डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और कुछ मैचिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे। सम थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर दैट। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको और भी क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो वो आप कमेंट करें। और फर्स्ट पिंड कमेंट जो होगा मेरा, उसमें मैं सब कुछ मेंशन करूंगा, एनीथिंग टू एडिट इन दिस वीडियो और टू ऐड अदर क्वेश्चंस। और जस्ट डिस्कशन करना है अपने को, लड़ाई नहीं करनी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पैसेज से। तो पैसेज ऐसा है, प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को हमेशा आनी ही चाहिए। कभी भी नेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हो, कहीं भी हो, पूछी जा सकती है। तो ये पैसेज आया था, देखने में फाड़ू लग रहा था पर उतना फाड़ू है नहीं, इजी इजी सा पैसेज था। सो दो जो पासे हैं वो उछाले जाते हैं। ए प्रायिकता है कि पाछे पे ओड नंबर आए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 में से 1 3 5 आए। बी प्रायिकता है ओड आने की, 1 3 5। और सी प्रायिकता है सम जो है दोनों का वो ओड होने की। तो आप देख रहे हो, अगर हम लिखें पी ए, तो ओड कितना है, टोटल क्या आ सकता है 6, और ओड है 1 3 5 3। तो 3/6 इसकी हाफ आएगा, इसका हाफ आएगा। और अगर हम दोनों का सम करके भी देखें ना, तब भी टोटल कितने होंगे, 6/6। 6/6 36 तो टोटल आउटकम होंगे दोनों का सम का, और 18 होंगे फेवरेबल। तो यहाँ भी 1/2 आएगा। तो मैंने एआई का यूज़ करके इसका आंसर निकाला है। पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं इवेंट में। ये 5 क्वेश्चन आए थे। ए इंटरसेक्शन सी पूछा था, प्रायिकता बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी का, कि अगर पहला पासा में अगर ओड आए और सम ओड हो तो इसका मतलब ये है कि दूसरे पासे में इवन आएगा। ऑब्वियसली ओड ओड को जोड़ेंगे तो, अगर दोनों को ओड को जोड़ेंगे तो इवन सम हो जाएगा, और दोनों इवन का सम जोड़ेंगे तो इवन होगा। पहले में अगर ओड है, ए का मतलब है पहले में ओड, सी का मतलब सम, दोनों का सम ओड, इसका मतलब दूसरे में इवन होगा। तो 3 ओड 3 इवन, 9 9/36 ऐसे भी कर सकते हैं। 9/36 1/4 आंसर आ जाएगा इसका। टोटल आपको पता है ना 36 कैसे हो रहे हैं। छः पास, एक पासे के 6 साइड होते हैं, दूसरे के 6 हैं, इनके कॉम्बिनेशन 6 × 6 36 होते हैं। आप गूगल करके देख लीजिए कैसे हो रहा है। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझा के वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। फिर बी इंटरसेक्शन सी एकदम सिमिलर केस है, 1/4। आप क्या कर सकते हो, आप पासों को उछाल के ऐसे कर सकते हो कि एक आया, उसके अगेंस्ट क्या आया, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 तक। फिर 2 आया, फिर लेफ्ट में 2 आया, मतलब पहले पासे पे 1 आया और दूसरे पासे पे 1 2 3 4 5 6। पहले पासे पे 2 आया, दूसरे पासे पे 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे 36 होंगे। अब उनको जोड़ जोड़ के भी देखोगे ना तब भी ये हो जाता। तो 9/36 9/36, और बोथ डाइस दोनों में ओड आए तो भी 9/36। बोथ डाइस ओड के भी इतने ही आउटकम है, 3 3। और ये है बोथ डाइस ओड एंड सम ओड, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओड ओड का क्या हो जाता है, इवन। तो इसका आ जाएगा 0। और फिर सी, प्रायिकता ऑफ सी, सी की क्या है, जो 1/2 हमने डिस्कस करी थी। आप गिनोगे तो 18 ऐसे आएंगे। तो ये हो गया भाई, इतना इजी, इतना टफ था नहीं जितना लग रहा था। अगर आप 36 के 36 आउटकम्स लिख लो तब भी ये 10 क्वेश्चन 10 आराम से हो जाते। वैसे ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी इंटरसेक्शन सी का होता है पी ए इंटू पी सी। पी ए हाफ है, सी हाफ है, हाफ इंटू हाफ 1/4। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। पी ए और बी भी इंडिपेंडेंट हैं, दोनों की प्रायिकता हाफ हाफ है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे वैसे भी हो जाता है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, अपने को एक्स बार दिया हुआ 32, वाई बार दिया हुआ 38, रिग्रेशन के कोफिशिएंट कुछ दिए हुए, वैल्यू दी हुई है बी एक्स वाई बी वाई एक्स की, और अपने को इक्वेशन निकालनी है। तो ये थोड़ा स्मार्ट तरीके से करने वाला क्वेश्चन था इसका, क्योंकि
ऑप्शन में 32 और 38 रखो, आप रखोगे तो आंसर आ जाता। करते कैसे हैं वैसे इसको? एआई क्या बोल रही है? एआई बोल रही है कि रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स ऐसे लिखते हैं, वाई माइनस वाई बार बी एक्स वाई एक्स माइनस एक्स बार। तो अपने को वाई बार दिया हुआ था, एक्स बार दिया हुआ था, बी एक्स वाई दिया हुआ था, कैलकुलेट करके निकाल सकते थे। सेम इस पे भी निकाल सकते थे, तो इतना निकालने की ज़रूरत नहीं थी। बी एक्स वाई अगर आपको नहीं पता है तब भी हो जाता, अगर केवल एक्स बार और वाई बार आपको पता है तो आप अगर इक्वेशन में रखते, ये आई थिंक डी ऑप्शन था, लास्ट ऑप्शन या सी ऑप्शन जिसमें ये वैल्यू थी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर आप एक्स और वाई का वैल्यू रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो एक ही ऑप्शन था जिसमें ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा रिग्रेशन कोफिशिएंट और इसमें जाने की ज़रूरत अपने को नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अपने को दिया था टोटल कॉस्ट 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर एंड टोटल रेवेन्यू 3x दिया हुआ था, तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था। तो सबसे ये एक प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो 3x माइनस ये लिखा, तो अपने पास ये इक्वेशन आ गया प्रॉफिट का। ये मैंने एआई से निकाला है, और एआई से मतलब ज़्यादा सही हमेशा सही नहीं आता, तो आपको वेरीफाई भी करना होता है। ठीक है, इसलिए इतना फास्ट मैं सॉल्यूशन करा पा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन ये आंसर सारे सही हैं, मैंने एआई का क्रॉस चेक भी करना होता है। ऐसे नकल में भी अकल चाहिए, और आजकल ज़माना एआई का है, तो इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसते हो तो एआई को पूछो, भाई इसको बताओ। और आपके व्हाट्सएप में भी एआई है, मेटा एआई, उसको आप कुछ भी पूछ सकते हो, सबका आंसर देती है। बस थोड़ा सा स्मार्टली पूछें, क्योंकि गलत आंसर भी कई बार दे देती है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे पी डेस एक्स, और ऑप्टिमाइजेशन के लिए उसको जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे, यहाँ पे जीरो रखा, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मैक्सिमम है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। सो क्वेश्चन में या तो x की वैल्यू पूछी है, या पूछा है प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अगर एग्जैक्टली पता नहीं है कि वैल्यू पूछी है या प्रॉफिट पूछा है, तो अगर वैल्यू पूछी है तो इसका आंसर 100 आएगा, अगर प्रॉफिट पूछा है तो 50 आएगा। सिंपल क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करना है मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और सेकंड डेरिवेटिव को चेक करना है, हमेशा सेकंड डेरिवेटिव को चेक करना है, क्योंकि आज ही एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें सेकंड डेरिवेटिव ने घुमा दिया है। सेकंड डेरिवेटिव तो मैक्सिमा कन्फर्म नेगेटिव होता है, जैसे कि आपको पता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर आया एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि क्राउडेड एक सिटी वॉक है, क्राउडेड सिटी साइड वॉक है, मतलब फुटपाथ है एक क्राउडेड। तो आपको पता है कि ये कौन सी गुड हो गई, ये हो गई कॉमन गुड। कॉमन गुड यानी मछली वाला तालाब वाला जो एग्जांपल है वही हो गया, यानी साइड में कोई रोक नहीं सकता, पैसे की जरूरत नहीं है, तो पैसे नहीं देने पड़ रहे, तो ये एक्सक्लूडेबल नहीं है, तो नॉन एक्सक्लूडेबल हो गई। और राइवल ऐसे हो गई कि 5 लोग खड़े हो गए तो जगह नहीं बचेगी आपके लिए, तो मार्ज राइवल ऐसे हो गई कि आपको असुविधा होगी, फायदा नहीं होगा इसका। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, इसका ऑप्शन मैच हो जाएगा, नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवल। फिर एक और आ गया है मैथमेटिकल क्वेश्चन, भर भर के आए हैं आपके यहाँ पे। यूटिलिटी 6x² प्लस वाई स्क्वायर और 4x माइनस वाई 1 है बजट कंस्ट्रेंट, तो यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पूछा है। ये बहुत ही ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें चलते हैं। 4x माइनस वाई को y के पदों में लिखते हैं, तो y इक्वल टू 4x माइनस 1, यानी y को इधर लेके गए, -1 को इधर लाया, तो y की ये वैल्यू आ गई। अब उसको यूटिलिटी फंक्शन में पुट कर दो, मतलब y की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख दो। जैसे इसमें रखी, ये अपने पास यूटिलिटी फंक्शन आ गया x के पदों में। x के पदों में आते ही इसका मैक्सिमम ले लो। मैक्सिमम कैसे करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर दो, जीरो करते ही x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/11। अब सेकंड डेरिवेटिव अगर लेंगे ना, तो ये आ गया पॉजिटिव, क्योंकि 44x माइनस 8 का सेकंड डेरिवेटिव 44 आएगा। तो ये पॉइंट जो है ये मिनिमम है, नॉट मैक्सिमम, यानी कि यूटिलिटी फंक्शन जो है ये कॉन्वेक्स पैराबोला है। कॉन्वेक्स पैराबोला कैसे होता है, कॉन्वेक्स पैराबोला, ये एक्स और वाई एक्सिस हैं, ये है कॉन्वेक्स पैराबोला। तो इस पैराबोला में मैक्सिमम पॉइंट तो कुछ है ही नहीं, ये तो इनफाइनाइट तक भागा जा रहा है, भागा जा रहा, भागा जा रहा है, ये भी भागा जा रहा, भागा जा रहा। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि यूटिलिटी का मैक्सिमम पॉइंट क्या है इस यूटिलिटी फंक्शन का, तो आंसर में आएगा कि अपने को इनफ इंफॉर्मेशन नहीं पता है, या नॉट पॉसिबल, मैक्सिमम पॉइंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑप्टिमाइज ऑप्टिमम पॉइंट, ऑप्टिमम में तो मिनिमम भी हो सकता है, तो ऑप्टिमम जो है मिनिमम है वो आएगा x इक्वल टू 2/11 पे।
ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, इज ए कॉन्वेक्स पैराबोला सो इट हैज़ नो मैक्सिमम अनलेस एक्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए सर्टेन डोमेन। अनलेस एक्स इज रिस्ट्रिक्टेड यानी कि हम कर दें कि एक्स यहाँ तक है, तो फिर मैक्सिमम हम इसका निकाल सकते हैं। वाई के जो वाई का जो उसमें है, उसमें यहाँ पे एक्स रख के, कि यहाँ पे ये है मिनिमम, मतलब यहाँ पे एक्स रख के कोई ना कोई अपने को रिस्ट्रिक्शन होगा तभी निकल सकता है। यूटिलिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन इट्स अनबाउंडेड अबव, ये ऊपर से अनबाउंडेड है। तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा था, आई थिंक यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पूछा था, तो मैक्सिमम कुछ है नहीं, मिनिमम पॉइंट जरूर अपने को निकलता है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। फिर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तीन इजी क्वेश्चन है, शायद पेपर 1 का है 2 का है, बताना ये। तीन इंटरव्यू, तीन यहाँ पे कंपनीज मान लो आप, तीन कंपनीज हैं और उसमें कैंडिडेट हैं, एक में 3 हैं और दूसरी में 4 हैं और तीसरी में 2 हैं, और एक पर्सन ही सेलेक्ट कर सकते हैं और एक बंदा गया है तीनों में इंटरव्यू देने। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू, कि कम से कम वो एक में एटलीस्ट इन वन इंटरव्यू वो सेलेक्ट हो जाए। तो ऐसी जब जब भी एटलीस्ट पूछे, जब भी एटलीस्ट पूछे, आपको करना है 1 किसी में भी सेलेक्ट ना हो, बहुत ही आसान होता है। एटलीस्ट पूछे तो एटलीस्ट में क्या, इसमें सेलेक्ट हो गया इन दोनों में नहीं हुआ, या इसमें हो गया इन दोनों में नहीं हुआ, इसमें हो गया इन दोनों में नहीं हुआ, इसमें इसमें हो गया 3 और 4 में हो गया, 2 में नहीं हुआ, 4 और 2 में हो गया, 3 में नहीं हुआ, और 3 और 2 में हो गया, 4 में नहीं हुआ, एंड 3 4 2 तीनों में हो गया। इतनी बार प्रोबेबिलिटी निकालोगे, इससे अच्छा क्या है, किसी में नहीं हुआ निकाल दो, उसको वन वन से हटा देंगे तो आ जाएगा एटलीस्ट इन वन, सारे केस आ जाएंगे उसमें। तो यही एआई ने किया है। पहले इंटरव्यू में 3 कैंडिडेट्स हैं, 1/3 चांस है सेलेक्ट होने का, दूसरे में 4 कैंडिडेट हैं, 1/4 है सेलेक्ट होने का, तीसरे में 1/2 है चांस। यू वांट द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर पर्सन गेट सेलेक्टेड इन एटलीस्ट वन इंटरव्यू, बट अपने को कॉम्प्लीमेंट रूल याद करना है। इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग ईच पॉसिबल सिलेक्शन सिनेरियो, इट इज इजियर टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, और उसको एक से हटा दो। तो नॉट गेटिंग सेलेक्टेड क्या होगा, जो यहाँ पे सेलेक्टेड निकाली थी ना, उसको 1 से माइनस कर दो। सो 3 में से एक सेलेक्ट करना है, तो ये नॉट गेटिंग सेलेक्टेड की होगी 2/3। फिर यहाँ की 1 - 1/4, जो 4 कैंडिडेट थे उसमें सिलेक्शन की 1/4 है, तो नॉन सिलेक्शन की 1 - 1/4, और यहाँ पे 2 कैंडिडेट में 1 - 1/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/4, और फिर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 - 1/4। ये घटाना ना भूलें, यहीं पे इसी को आंसर टिक कर दिया तो फंस जाओगे। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टेड इन एनी, 1 माइनस कर करके मल्टीप्लाई कराना। अब इसको 1 से माइनस कर दोगे तो 3/4, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप एक एक करना बैठोगे तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखो, 1 3 में सेलेक्ट, 4 2 में नहीं, 4 में सेलेक्ट, 3 2 में नहीं, 2 में सेलेक्ट, 3 4 में नहीं, तो 3, तो ये कॉम्बिनेशन बन गए। फिर डबल डबल वाले 3 बन गए 6, फिर एक तीनों वाला बन गया 7। 7 कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, इससे अच्छा एक कॉम्बिनेशन निकालो कि वो सेलेक्ट ही नहीं हुआ, उसको एक से हटा दो। नेक्स्ट पे चलते हैं 11 नंबर पे। एमपीसी दी हुई है 0.8 और टैक्स इंक्रीज्ड, ये एग्जैक्ट टर्म देखना इंक्रीज्ड है कि डिक्रीज्ड है, बट मैं इंक्रीज के हिसाब से करा देता हूँ। अगर 100 से टैक्स इंक्रीज कर दिया तो आउटपुट पे क्या इंपैक्ट होगा, तो पढ़ लीजिए। व्हेन टैक्सेस आर इंक्रीज्ड बाय 100 इट रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम। तो ये एमपीसी से होता है, टैक्स मल्टीप्लायर निकाल देते हैं। टैक्स मल्टीप्लायर आपको पता है -MPC/1 -MPC 0.8, 1 माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे तो -4 आ गया, तो चेंज इन आउटपुट हो जाएगा -400। अगर इसमें कुछ और पूछा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा चौधरी इकोनॉमिक्स टेलीग्राम चैनल पे। एग्जैक्ट आप टाइप कीजिए चौधरी इकोनॉमिक्स, या पिंड कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12वां। एक्स फॉलो ए पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन लेमडा देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x+1 पूछी थी px के टर्म में। तो ये पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन प्लस पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स पूछे थे, तो टफ पेपर को बोल सकते हैं, काफ़ी टफ बोल सकते हैं। पिछले पेपर की से तुलना करें तो बहुत ज़्यादा टफ बोल सकते हैं, तो 10-15 नंबर कट ऑफ में कम ही रहेगा। हो सकता है जेआरएफ की कट ऑफ उतनी कम ना रहे, पर नेट की कट ऑफ मान के चलो 10 नंबर कम ही जाएगी। बाकी कट ऑफ डिस्कस हम करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, जब आंसर की आ जाएगी। तो एक्स जब पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, एआई क्या कह रही है, पी ये होता है, तो ये एआई सही कह रही है। अब पी को x+1 के टर्म में लिखेंगे, तो x की जगह x+1 लिख दो,
ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन याद होना चाहिए पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये याद नहीं है तो नहीं होगा क्वेश्चन, ये याद है होगा तो x की जगह x+1 रख दो। देखो यहाँ पे x+1 रख दिया, यहाँ पे x+1 रख दिया। ठीक है, अब इसमें से लेमडा x+1 की वजह से लेमडा बाहर आ गया है ना, लेमडा बाहर कर दो। और अब हम क्या निकाल रहे हैं, इसके टर्म में निकालना है ना अपने को px। तो px+1 वाली वैल्यू को ऐसे तोड़ो मरोड़ो कि px तो आ ही जाए। तो इसने यहाँ पे px ले आया, px+1 वाली वैल्यू को, ये थी अपना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसमें x की जगह x+1 रखा सब जगह पे, फिर उसको ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि ये तो आ ही जाए। तो कैसे किया तोड़ा मरोड़ा, लेमडा की पावर x+1 थी तो एक लेमडा यहाँ ले आए तो लेमडा की पावर यहाँ x हो गई, और फैक्टोरियल x+1 है तो आपको पता है फैक्टोरियल x+1 क्या होगा, x+1 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ऐसे जाता जाएगा। तो x+1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, x+1 इंटू एक्स फैक्टोरियल। तो ये जो वैल्यू बनी ये बन गया अपना px बन गया, और ये बचा लेमडा अपॉन x+1। तो यही आंसर हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट ये होगा, p पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसमें x+1 की जो वैल्यू होगी वो ये होगी लेमडा अपॉन x+1 और px। आई होप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हो, समझा दिया हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में x इक्वल टू x+1 रखना है और फिर ऐसे तोड़ना है कि x के टर्म में वैल्यू आ जाए। नेक्स्ट में चलते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन आ गया है कंज्यूमर सरप्लस का। कंज्यूमर सरप्लस का आ गया है, इसमें दे रखा था अपने को p इक्वल टू √9 - x और x नॉट इक्वल टू 5 पे। सो आप x नॉट इक्वल टू 5 पे अगर हम रखेंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 9 - 5 4 2 आएगी। तो x 5 पे देख रहे हो यहाँ पे। तो देखो एग्ज़ाम के बाद लेक्चर लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप गूगल को यूज़ कर सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर में आप गूगल को यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैंने गूगल करा इसका ग्राफ बताओ तो इतना शानदार ग्राफ निकल के आया। अब इसमें कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस आपको पता है x नोट 5 के प्लस होगा तो ये वाला होना चाहिए। ये ट्रायंगल सा लग रहा है लेकिन ट्रायंगल है नहीं, यहाँ तक ये वाला, क्योंकि दे रखा है x नोट 5। देखना मैं सही बता रहा हूँ क्या, यही पूछा था ना, x नोट 5 पे ये x है और x नोट 5 पे y की वैल्यू आपको पता है 2 हो, तो ये एरिया निकालना है। अब आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इंटीग्रेशन करना है इसको। अब इंटीग्रेशन आ नहीं रहा तो क्या करेंगे, ये एरिया ये ट्राइंगल सा ही लग रहा है, ट्राइंगल सा लग रहा है तो इसका एरिया क्या होगा, इधर एक है 3 - 2 एक है इसकी ऊंचाई, और इसकी लंबाई जो है वो 0 से 5 5 है। तो इसका अगर ट्राइंगल निकालोगे, एरिया निकालोगे तो 1/2 गुणा आधार, बेस कितना 5 और हाइट कितनी 1, तो 2.5 आएगा इसका। ऐसे निकालोगे ना ट्राइंगल का एरिया, 1/2 गुणा बेस कितना है 5 और हाइट है ये तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अब 2.5 किस ऑप्शन में है वो आपको देखना पड़ेगा कि 2.5 कितना, किस ऑप्शन में आपको लग रहा है कि 2.5 हो सकता है। और सही तरीके से जो है वो एआई ने बताया है। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या आएगा, पी एक्स टी एक्स और पी नोट एक्स नोट। अपने को पता है कि पूरे का समाकलन कर दो। कैसे होता है पूरे का समाकलन, इस फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व, पूरे का समाकलन ये दिख रहा है, इसका पूरे का समाकलन कर दो, और नीचे वाला जो आयत है रेक्टेंगुलर एरिया है वो हटा दो, तो अपने आप ये आ जाएगा। तो ये तरीका अपनाते हैं यहाँ पे, ये तरीका अपनाएंगे। 0 से 5 करना है अपने को, यहाँ 0 से 5 करना है। तो ये समाकलन होगा कैसे, ये होगा इंटीग्रेशन होगा u मान लो 9 माइनस एक्स को, तो डी यू कितना आ जाएगा माइनस डी एक्स, माइनस एक्स का कर लो। फिर x इक्वल टू 0 पे u की वैल्यू निकालो 9, x इक्वल टू 5 पे u की वैल्यू 4। तो ये देखो रूट u का सिंपल ऐसे हो जाएगा, 1/2 का कितना होता है 3/2, और बट और नीचे आ जाता है 3/2, जो तो इसका उल्टा आ गया 2/3, और फिर ये लिमिट लगा दो, लिमिट लगा के फाइनल सोल्व कर लो। तो ये 9 माइनस एक्स को u मान के ऐसे प्रतिस्थापन करके सब्सटीट्यूशन करके समाकलन निकाला जाता है। और अंडर रूट यू का मतलब u की पावर 1/2 का तो आपको पता ही है u की पावर 3/2/3/2, ये सिंपल u की पावर x वाले से हो जाएगा। लिमिट लगाओगे तो 38/3 आएगा। अब 38/3 में से ये 10 हटाना भी है,
10 हटाना है ना, ये आयताकार का, ये आयताकार का हटाना है 5 × 2 10। जैसे 10 हटाएंगे कंज्यूमर सरप्लस 8/3 आ गया। और डायरेक्ट अगर हम इसको ट्रायंगल मान रहे थे तो कितना आ रहा था, 2.5 आ रहा था। और 8/3 कितना होता है, 8/3 कितना होता है, जल्दी से करके बताओ। 2.5 से थोड़ा सा आसपास होता है कि नहीं होता है? 8/3 होता है 2.66, 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो आपको पता है कि ये थोड़ा ऐसे घूम रहा है, तो 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर ये लाइन सीधी होती तो 2.5 होता, क्योंकि ये ट्राइंगल बन जाता। और ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर से घूम के जा रहा है ना, ये देखो यहाँ से भी घूम के जा रहा है, तो घूम के जा रहा है तो 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आपको बस आपको ये पता था कि ऐसे से कुछ बनेगा और इंटीग्रेशन नहीं करना है, तो डायरेक्ट मेथड क्या होता, वो ऑप्शन ढूंढो जो 2.5 के थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो आपका 8/3 सही हो जाता। तो इसका आंसर आएगा 8/3। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये इसमें कोई ना नुकर नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, ये इजी क्वेश्चन आया था। 40 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, आपको ऐसे बना लेना है 40, ठीक है। उसमें से 25 को हिंदी आती है और 20 को हिंदी और उर्दू बोथ आती है। हिंदू हिंदी उर्दू बोथ है ये वाले, ठीक है। 20, तो 5 के क्या बचे, ओनली हिंदी वाले। और उर्दू वाले कितने बचेंगे 40 में से, टोटल 40 है ना। हिंदी उर्दू वाले 25 निकालेंगे अपन, 20 तो दोनों वाले और 5 ओनली हिंदी वाले, तो कितने बचेंगे 15। ओनली उर्दू के 15 हैं, लेकिन टोटल उर्दू वाले कितने हो गए 15, तो ओनली उर्दू के। कैसे आया पता ना, ये 40 है टोटल, उसमें से यहाँ पे हमने निकाला कि 20 तो हिंदी उर्दू दोनों आती है और 25 को केवल हिंदी आती है। तो हिंदी उर्दू दोनों वाले कितने हो गए 20, ये हटा दो। और ओनली हिंदी वाले कितने हो गए 25 - 20 कितने 5, तो कितने बचे ओनली उर्दू वाले कितने बचे 15। ऐसे दे रखा है कि स्टूडेंट को कम से कम एक लैंग्वेज आती है, 15 बचे ना, ठीक है। अब ओनली उर्दू 15 है, लेकिन पूछा है टोटल उर्दू, टोटल उर्दू के कितने होंगे। कॉमन 20 में 15 जोड़ दो 35, लेकिन आई थिंक 35 ऑप्शन में था नहीं, तो इसका आंसर 15 होगा या ये चैलेंज होगा, ठीक है। अगर पूछा है कि उर्दू कितनों को आती है, तो उर्दू में ओनली उर्दू के 15 जोड़ दो ये वाले, और उर्दू हिंदी के 20 जोड़ दो, तो 35 होना चाहिए आंसर। अगर ऑप्शन में नहीं है तो ओनली उर्दू वाला भी चल सकता है। एग्जैक्टली क्या पूछा था इसमें बताना। तो ये वेन डायग्राम का इजी सा क्वेश्चन है, ये कोई टफ नहीं था। अभी आ जाते हैं लैग्रेंजियन वाला। लैग्रेंजियन एक यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है xy + 2y + x, और प्राइस x का 4 दे रखा है, y का 6 दे रखा है, टोटल बजट 130 दे रखा है। तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, बजट, बजट कंस्ट्रेंट निकाल देंगे। क्या आ जाएगा, px + py = बजट। सो 4x 6y = 30। तो ये हमको निकालना था क्वेश्चन में, ठीक है। अपने को निकालना है आई थिंक इक्विलिब्रियम निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, ये यूटिलिटी दे रखी है, ये कंस्ट्रेंट दे रखा है। अपने को क्या बनाना है, लैग्रेंजियन बनाना है। लैग्रेंजियन कैसे बनेगा, u - लेमडा और फिर कंस्ट्रेंट लिख दो, फिर डेरिवेटिव लो, लेमडा का x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, लेमडा के सापेक्ष ले लिया। अब इनको सरल करो। सरल कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से x ले, अपने को कितने चर हैं अपने पास, 3 चर हैं x y और लेमडा, और 3 इक्वेशन है। तो तीनों को जब सोल्व करेंगे तो तीनों की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले आएगी लेमडा की वैल्यू 144, आते ही इसमें सब्स्टिट्यूट करो, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 16 और 11। तो ये हो गया आंसर। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बोल सकते हो, पर अगर थोड़े से घबरा गए एग्जाम में, थोड़ा सा इधर इसको इधर उधर कर दिया ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव को इधर उधर कर दिया, या तीनों इक्वेशन को जब सोल्व किया कि भाई एक की वैल्यू, तीन इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, वाई की वैल्यू लेमडा पे लेमडा के मान में निकाल दो यहाँ से, कि वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 लेमडा -1 हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से एक्स की वैल्यू लेमडा में निकाल लो, क्या हो जाएगा 6 लेमडा -2। अब इसको इसमें पुट कर दो, तो साहब ये भी लेमडा में हो जाएगा, ये भी लेमडा में, ये पूरी लेमडा की इक्वेशन बन जाएगी एक घात में, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। यही इसने किया है यहाँ पे देखो। तो ये हो गया आंसर 16 11 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब था अपने पास फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेफिसिट। अगर डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा तो इसका मतलब एग्जामिनर सो रहा था। डेफिसिट का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आई थिंक जो पूछा था 2024-25 पूछा होगा, तो ये हायरार्की आनी चाहिए थी कि फिजिकल डेफिसिट सबसे ज़्यादा 4 के आसपास, रेवेन्यू डेफिसिट उससे कम, फिर प्राइमरी डेफिसिट, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट और लास्ट में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये आई थिंक क्रोनोलॉजी होने वाली थी। फिर क्योटो रियो प्रोटोकॉल के बारे में जो इन्वायरमेंट में पूछना चाहिए वो इन्वायरमेंट में नहीं पूछा, पर यहाँ पूछ लिया। तो इसका कुछ कर्मकाल पूछा था जो होपफुली आपने कर दिया होगा। इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। अब आ गया है यूरोजोन, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, यूरोजोन क्राइसिस, ईस्ट एशियन क्राइसिस, ओपेक ओपेक क्राइसिस, इंटरनेशनल डेट क्राइसिस, अर्जेंटीना इन्फ्लेशन। इन सबको क्राइसिस जो है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी में लिखना था, सॉर्ट करके बताना था। तो ओपेक क्राइसिस सबसे पुराना है, 1973 में आया था। ये देखो एआई कितना आसान कर दिया, लेकिन कई बार एआई इनमें गड़बड़ भी कर देती है, तो आप कमेंट करके बताना इसमें गड़बड़ तो नहीं है ना। जहाँ तक पता है यूरोजोन 2009 का है, ईस्ट एशियन था 1997 में, फिर अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन आया था 2018 में, और इंटरनेशनल डेट अभी भी चल रहा है। तो अगर आपके पास एग्जाम में एआई होता तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर चार्ट देख के टिक कर लेते, पर ऐसा नहीं करना है। फिर आया था कैल्डर, कैल्डर का लो आया था 1 2 3, और ओकुन, इसको मैच करना आया था। कुछ फॉर्मूला दिया हुआ था, एग्जैक्ट पता नहीं है आपको, एग्जैक्ट याद है किसी को तो बताएं, उसका फिर हम आंसर बता सकते हैं। फिर आया था सबसे पसंदीदा क्वेश्चन जो भूल गई है एनटीए, लेकिन इस बार काफ़ी पूछा। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट पूछा, और वो कौन सी गुड होगी, इन्फीरियर गुड। तो जैसा कि आपको पता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, रियल इनकम इफेक्ट ये दे रखा है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे इनकम इफेक्ट बड़ा हो जाता है गिफिन के केस में, तो इन्फीरियर गुड हो जाएगा 20 में। आगे चलते हैं। फिर मैचिंग आई थी क्रॉस, इसमें चार चार मैचिंग थी, लेकिन एक मैचिंग था क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव, किसके लिए होती है, सब्सटीट्यूट गुड। तो चार में से अगर एक ये मैच कर देते तो काम बन जाता। तो इस बार बेसिक ये 2 3 बेसिक क्वेश्चन भी पूछे हैं, लेकिन ये मैचिंग में पूछे हैं तो इनसे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फिर आया है मैचिंग थॉम्पसन, जगदीश भागवती, सैमुअलसन, प्रेबी सिंगर। तो इनके आगे क्या आया था पता नहीं, पर जगदीश भागवती का इमस, ये इमिसराइजिंग जो भी है इसको बोलते हैं, जो भी इसका उच्चारण है, ग्रोथ है। और प्रेबी सिंगर तो डिटेरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ एलडीसी, तो इसका फेमस है। तो ये दोनों मैचिंग अगर आपको आते थे, बेसिक क्वेश्चन था ये, तो आपसे हो जाता। अब केन्स, महान केन्स के बारे में इस बार आ चुका है, और क्रोनोलॉजी आई थी उसके मेजर बुक्स के बारे में। तो ये सारी बुक्स एआई ने निकाल के दे दी हैं, लेकिन एआई भूल जाता है सारा जनरली निकाल के देना, तो आपको चेक करना है, एआई के बाद चेक करना है। तो 1913 में इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम भी सबसे पहले, केन्स इतना महान क्यों बना, सबसे पहले उसने इंडिया के बारे में ही लिखा है, इसलिए वो महान बना इतना। तो अपने आप पे गर्व महसूस करो, और ये क्रोनोलॉजी अगर आपकी गलत होगी इसके चक्कर में तो बैड लक। तो ये 1913 में आएगा इंडियन करेंसी फाइनेंस, और फिर पीस के बारे में भी लिखा उसने, और फिर प्रोबेबिलिटी, ये ट्रीटाइज क्या बोलते हैं इसको, ऑन प्रोबेबिलिटी ये भी लिखा, फिर अट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म लिखा, फिर वापस ट्रीटाइज ऑन मनी लिख दिया, 2 2 वॉल्यूम लिख दिए, फिर परसुएशन पे ऐसे लिखा, और फिर लास्ट में ये एक ऐसा लिख के गया कि अभी तक स्टूडेंट याद कर रहे हैं, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो केन्स भाई साहब के बुक्स की क्रोनोलॉजी पूछी थी। फिर आया था बुट स्ट्रैपिंग क्या है, आई थिंक बुट स्ट्रैपिंग के ऑप्शंस पता नहीं है, कुछ तो पूछा था रीसैम्पलिंग टेक्निक। जैसा आप देख पा रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन वो हैं, मैं मैथमेटिकल वाले बता रहा हूँ, तो मैथमेटिकल वाले ही स्टूडेंट से पूछे हैं। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैचिंग के, और उसमें ऑप्शंस अगर एक एक भी ऑप्शन मिसिंग है तो उसको मैं ढंग से बता नहीं पाता, इसलिए मैं केवल मैथमेटिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनके मैं सॉल्यूशन कर सकता हूँ, और थोड़े बहुत मैचिंग वाले। और आरबीआई का प्रीएम्बल कब अमेंड किया था, मई 2016 में। बहुत ही अच्छा, क्या बोले इसको, ठीक है क्वेश्चन, मतलब पता होना चाहिए आपको। फिर आते हैं, एक और मैचिंग था पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट, ये केन्स भाई साहब ने लिखा था, केन्स है ये, वाटर डायमंड एडम स्मिथ का मैच कर देते हम, तो ये इस बेसिक क्वेश्चन भी आया था, दो और थे मैचिंग वाले। फिर डब्ल्यूटीओ ट्रेड राउंड की क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी, टोक्यो राउंड 1973, उरुग्वे 1986, मिलेनियम राउंड 1999,
और 2001, तो इनकी ये क्रोनोलॉजी हो गई। फिर गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स की मैचिंग पूछी थी, क्या थी? लेफ्ट साइड में था प्लेइंग बेस्ट स्ट्रेटेजी, और राइट साइड में वो मैच होगा बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन के साथ। लेफ्ट में है मैक्सिमम पे आउट गिवन टू अदर्स, जो कि मैच होगा नेस इक्विलिब्रियम के साथ, और लॉन्ग रन बिहेवियर मैच होगा मिक्स्ड स्ट्रेटेजी के साथ, और पनिशमेंट इनफाइनाइट होगा ग्रिम ट्रिगर के साथ। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ होगा, पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा। अगर इसमें दिमाग लगाते थोड़ा सा मिक्स स्ट्रेटेजी या नेस इक्विलिब्रियम के बारे में, या बेस्ट स्ट्रेटेजी जो बेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ से डायरेक्ट मैच हो रहा है, तो आई थिंक ये मैचिंग क्रैक हो जाती। मैचिंग का यही है कि अगर आपको दो पता है तो 90% मैचिंग, दो पता है तो 90% मैचिंग क्रैक हो जाती है। तो इतना टफ नहीं था ये। तो आ गए हैं एंड में वीडियो के। तो धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक देखा है। अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो कमेंट ज़रूर करें, फ़ायदा नहीं हुआ चैनल को बंद कर दो। और अगर आपको भी और भी क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो आप वो क्वेश्चन ज़रूर बताएं। मैं पिंड कमेंट में सारे क्वेश्चन और भी लिस्ट करूँगा जो एग्ज़ाम में आए थे, और उन पे डिस्कशन भी करेंगे। अगर इनमें से कोई भी आपको लग रहा है मैंने गलत बताया है, या कोई भी ऑप्शन मैंने गलत दिखाया है, तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। पेपर मैथमेटिकल आया था, कट ऑफ जो है आप मान के चलिए 10 मार्क्स कम हो सकती है। अभी आज पहला ही दिन है, अभी जस्ट एग्ज़ाम हुआ ही है, तो थोड़ा स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स और आने दीजिए, तो फिर कट ऑफ का और बेटर पता चलेगा। जेआरएफ की कट ऑफ और पेपर वन की बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी इजी आया था, लेकिन पेपर वन भी उतना इजी नहीं आया था। तो कट ऑफ जो है पेपर ओवरऑल हम इसको लेंदी ही मान सकते हैं, अच्छा पेपर है ये नेट का जो रटने वाली चीज़ें थी वो कम पूछी थी। हालांकि इंडियन इकोनॉमी का पार्ट काफ़ी ज़्यादा था, सर्वे से भी क्वेश्चन थे, और मैथमेटिकल पार्ट भी ज़्यादा था। बेसिक क्वेश्चन जो पिछली नेट में डायरेक्ट आए थे वैसे क्वेश्चन कम आए थे, तो ओबियसली कट ऑफ बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच आपको, आप यहाँ तक बने हुए हो, और सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये देखो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ थैंक यू लिखने में। थैंक यू।